सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, आज DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुलकर जो बात की वो उन्होंने कहा कि जी फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, फ़ौज का कोई भी फेवरेट नहीं है, कोई भी फ़ौज का पसंदीदा नहीं है और ना ही फ़ौज किसी की मुखालिफ है और फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो पकड़ा जाता है, फिर उसका एहतसाब भी होता है। बलूचिस्तान के बारे से भी उन्होंने बात की और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है। और इसके अलावा उन्होंने जो गुफ्तगू की वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी होगी। अच्छा, सियासत के बारे से अगर मैं बात करूं तो सियासत में 8 सितंबर की तारीख के हवाले से जो कि जलसा है PTI का, अब ये जलसा होना है या फिर नहीं होना है, क्योंकि जो शराइत रखी गई हैं उनके सामने, PTI वालों के सामने, वो उसको मानते हैं नहीं मानते हैं। कल ही मेरे प्रोग्राम में अहमद उवैस साहब ने कहा कि जी अब हमें इजाज़त मिले या ना मिले, हमने हर हाल में जलसा करना है। अब क्रेनें भी लेकर आएंगे या जो भी होगा, या जलसा होता है या नहीं होता, और बहुत से मामलात, क्योंकि अब जो बिल असम्बली में पेश होने जा रहा है वो बिल ये है कि जी 3 साल के लिए आपको सज़ा हो सकती है, आप अंदर जा सकते हैं अगर आप गैर कानूनी तौर पर जलसा करते हैं। जी, तो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। रियासत रज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और मुफ्ती किफ़ायत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज मेरे ख्याल से सबसे पहले जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे शुरू कर लेते हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया जी बैरिस्टर साहब कि फ़ौज का कोई फेवरेट नहीं है, ना कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदा है और ना ही हमें किसी से कोई मसला है, यानी फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं है। ये बात पहली बार उन्होंने नहीं की, पहले भी उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल हैं हम और हमें सियासत से दूर रखा जाए। फिर ये बार बार जो सियासतदान हैं वही फ़ौज को घसीट कर लाते हैं सियासत में, जैसा कि इमरान खान साहब जिन्होंने कहा कि जी मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा। फिर पिछले दिनों में चकज़ई साहब ने एक बयान दिया जिस पर वो कायम है कि जी मैंने तो मुझे तो खान साहब ने कहा था। फिर आपकी पार्टी भी उस पर अलग मौक़िफ़ दे रही है, PTI के अपने लोग भी अलग मौक़िफ़ दे रहे हैं, चकज़ई साहब की भी समझ नहीं आ रही, ये सारा क्या मामला है? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल आज DG ISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका प्रेसर था, उसमें वाज़े दो टोक मौक़िफ़ है और ये आज से नहीं है। ये 2021 में आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, एक प्रेसर किया था। उस वक़्त की क़यादत ने उन्होंने कहा था फ़ौज का कोई लेना देना नहीं है सियासत से, ना फ़ौज का कोई फेवरेट है और नहीं फ़ौज किसी के मुखालिफ या किसी के ख़िलाफ़ है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ लाउड एंड क्लियर मैसेज और क्लियर कट मैसेज उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हमारा एक तो सबसे पहली बात बार बार जो आती है एक मखसूस सियासी जमात और उसकी लीडरशिप की तरफ से, वो बार बार कहते हैं कि हमने बात करनी है तो फ़ौज से करनी है, लेकिन साथ ही तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक भी चला रहे हैं और चकज़ई साहब को प्रेसिडेंट बनाया हुआ उन्होंने या चेयरपर्सन बनाया हुआ है। अब बात तमाम तर इस चीज़ का जो लुबे लुबाब है, मैं आपको ये बता दूँ कि हमें तो लेक्चर दिए जाते हैं, हमें ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम आइन की, कानून की और रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती होनी चाहिए और मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और यहाँ पे तो पता नहीं कौन सी एक ऐसी आफत आई हुई है। लेकिन जब बात पॉलिटिकल पार्टी से होती है और कहा जाता है कि जी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, और इतनी कन्फ्यूजन है इस पार्टी के अपने अंदर और इनके जहन आप चेक करें कि इस कन्फ्यूजन का इसकी इतनी एक इंतहा है कि जिसको पहले कहा जाता है ठीक है जी चकज़ई साहब तमाम सियासी जमातों से बात करें, फिर कहते हैं जी माइनस इन सियासी जमातों के अलावा आप बाकियों से बात कर लें, फिर कहा जाता है कि नहीं बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी। अब ये आज़ाद साहब भी, आपके रियासत अली आज़ाद साहब बैठे हुए हैं, एक सीनियर कानूनदान हैं, ये भी आपको बताएंगे कि आईन पाकिस्तान के सारे आर्टिकल्स उठा के आप देख लें, ठीक है, उसमें कहाँ पे लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज का सियासत में कोई रोल। अच्छा, इस पे PTI वाले एक मौक़िफ़ आप लोगों की पार्टी में मेरे प्रोग्राम में जब भी आते तो मैं कहती हूँ कि आपने सियासी जमातों से बात क्यों नहीं करनी, आप बार बार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। उन्होंने आपको वाज़ेह जवाब दे दिया कि भाई हमारा कोई किरदार नहीं है, सियासी जमातों से आप बात करें, हम आपसे क्या बात करें। तो वो ये मौक़िफ़ पे देते हैं कि हम तो नून लीग की हुकूमत को मानते ही नहीं हैं। अगर वो हुकूमत को नहीं मानते तो मौलाना साहब की फिर स्टेटमेंट देख लें। मौलाना साहब ने कहा कोई 45 वाला है या कोई 47 वाला है। अब इसी हाउस के अंदर सियासतदानों ने मामला तय करने इस चीज़ से और इस बहस से निकल जाएं। फाइनली मान गए ना। बात ये है डॉक्टर साहिबा
अगर वाक़तन इस हुकूमत को या इस ऐवान को नहीं मानते या इस ऐवान में बैठे हुए लोगों को नहीं मानते तो किसने कहा था फिर आके यहाँ पे हलफ लें, फिर किसने कहा था यहाँ पे आके वज़ीर आज़म को वोटें दें, फिर किसने कहा था सदर को वोटें दें, स्पीकर को दें, डिप्टी स्पीकर को दें, सारे अमल में शामिल हैं। रिजर्व सीट्स भी चाहिए, लेकिन इस ऐवान को नहीं मानना और इन सियासतदानों को नहीं मानना और इस हुकूमत को नहीं मानना, ये कैसी एक सिचुएशन आई, मुझे तो मेरी समझ से बाहर है। फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ऐसा कहना DG ISPR का उन्होंने कहा, और जो ऐसा करता है पकड़ा जाता है और उसका एहतसाब फिर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर सिर्फ एक आर्टिकल है जिसमें फ़ौज को बुलवाने की बात की गई है कि सिविल इंतज़ामिया या ब्यूरोक्रेसी, वो है आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, कि जब कहीं सिविल इंतज़ामिया फ़ेल हो जाए तो वहाँ पे फ़ौज को बुलवाया जा सकता है, ये उनका रोल है। और वो भी उस सिविल गवर्नमेंट को और उस इंतज़ामिया को अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल इंतज़ामिया फ़ौज काम करेगी। एक AC है तो वो लीड करेगा और जितनी फ़ौज वहाँ पे काम कर रही है वो उसकी अंडर कमांड काम करेगी। ये एक प्रोविज़न है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसके अंदर कोई फ़ौज का सियासी रोल हो या उसको रोल दिया जा सके या वो अपना रोल प्ले करे, ऐसा कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट साइलेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो तासुर है ये बड़ा गलत तासुर है, मैं तो खुद इस तासुर के खिलाफ हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार फौज को आप दरमियान में ले आते हैं और फिर उनको बारहा बताना पड़ता है कि हमारा कोई किरदार नहीं, हमें से दूर रखें। सियासतदानी खींच के लाते हैं ना। दुरुस्त कहा आपने। और मेरे अब ये ख्याल सिलसिला से रुक जाना चाहिए, मेरे ख्याल ये से सिलसिला और अभी शायद रुक जाएगा, काफी ऑलरेडी रुक गया है। मेरे ख्याल से जब उन्होंने पहली दफ़ा वो बड़ी मानी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब उस वक्त आई थिंक 2021 की बात है, 2021 की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज का पहली दफ़ा ऑन रिकॉर्ड आके कहा गया फ़ौज का कोई किरदार नहीं है और आप खुदारा मत घसीटें अपने अफवाज पाकिस्तान को किसी अपने सियासी मकासद के लिए, सियासी मामलात के लिए। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो इस चीज़ की रट लगाए हुए है कि हमने बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, बात करनी है तो फ़ौज से करनी है। फिर आप खुदारा ये लोगों को मत कहें कि फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फौज का कोई किरदार नहीं है। और फिर बार बार किस बात से वो बात करें, किस मकसद से या किस मैंडेट से आपसे वो मुफ्ती के फाइज साहब से भी बात कर लेते हैं कि मौलाना साहब भी फाइनली मान गए, इस बार बड़ी देर से माने हैं और मौलाना साहब से भी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी हुई थी PTI। मुफ्ती साहब, वो मौलाना साहब जिनको जलसों में, मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहती, बड़ा एथिकल लगता था, जो इमरान खान साहब जिस नाम से उनको पुकारते थे, ये बड़ी गलत बात है, फितना तक कह देते थे, डीजल कह देते थे, चले मैं रिपीट कर देती हूँ, बच्चे को पता है बात, और नारे लगवाते थे, नौजवानों की तरबियत की थी, नौजवानों को भी कहते थे कि डीजल के नारे लगाओ। बहुत ही अनएथिकल हरकत है। और एक पार्टी के चेयरमैन, फिर वज़ीर आज़म, फिर उनके शायान शान नहीं था इस तरह की हरकत करना। फिर एक ऐसा टाइम अब आ गया कि वो PTI मौलाना साहब से हाथ मिलाने के लिए तैयार थी। अच्छा, मौलाना साहब भी काफ़ी देर नाराज़ रहे, आप जैसे जितने भी रहनुमा आते रहे, हम यही पूछते रहे कि जिन नवाज शरीफ साहब उनको नहीं मना रहे, जरदारी साहब नहीं मना रहे, क्यों नहीं मान रहे, इस बार लंबे नाराज़ हो गए हैं। बहरहाल अब मौलाना साहब जो हैं उन्होंने जो बात की कि अब हम सब सियासतदानों को असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर मामला को हल करना है। अब मौलाना साहब मान गए, आपकी पार्टी मान गई है, ऐसा क्या हुआ है कि अब आप मान गए हैं और इतनी ताख़ीर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी काबिल एहतराम हैं और ये दोनों पैनलिस्ट भी काबिल एहतराम हैं जी। ज़्यादा जो आपको थप्पड़ जान से मिलेगा तो उन्हीं लोगों से शिकायत होगी ना। अब आज कहा जा रहा है कि हमारा सियासत से लेना देना नहीं, तो 8 फरवरी को ये नताज कैसे तब्दील किए? वो हमने तो नताज दिए हैं इमरान खान को, 180 सीटें दिए, तो इमरान खान की सीटों पर मरीम नवाज को किसने बिठाया, शहबाज शरीफ किसने बिठाया, MPM को। तो ये सिर्फ हाथी के दाम खाने के और बिठाने के और होते हैं। इस तरह आप न करें, जो जुर्म होता है उसको जुर्म कहें, मुजरिम को वाज़ेह करें, उसको पशेमान करें। कौन मुजरिम है, किसने जुर्म किस तरह खुल के बताएं? नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने की, किसने की? 2018 में भी किया, इमरान खान को लाए टप्पे लगाकर, और 2024 में लाए, एंटी इमरान को लाए। ये क्या कोई छुपी हुई बात है? आप लंदन में रहती हैं, आपको नहीं पता? अब यहाँ पर लोगों के सामने में सच कहना चाहिए। ये तो इतनी बात थी, ये जो मेरे पैनलिस्ट कह रहे थे। अब आपने कहा जी आप लोगों को क्या हुआ, तो आप भी हक़ाइक़ को देखो। जनरल फैज़ हमीद पकड़ा गया,
और उसका कोर्ट मार्शल हो रहा। चले फिर जिसको सियासी एजेंडे में शामिल रहे पकड़ा भी गया ना, फिर एहतसाब भी होगा उनका। तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब हम उनको एक मौका देते हैं कि वाकई वो कैफियत किरदार तक पहुँचते हैं। मेहमानों को आवाज़ नहीं आ रही उनकी, ज़रा पीसीआर ये आवाज़ दीजिएगा उनके कान में, जो कि लाइव शो है तो मुझे ऐसे कहना पड़ रहा है। जी जी मुफ्ती साहब प्लीज़ कंटिन्यू। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अब एक बड़ा वाक़या हो गया कि फौज ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया, तो हमें इनको एक मौका देते हैं ना कि ये खुद एहतसाबी के जरिए मुजरिमों को पकड़े और करार वाकई सजा दें, तो फिर हमें एतमाद होगा ना। इसलिए हमने लहजे के अंदर थोड़ी नरमी पैदा की है कि उनको मौका दे दें, वरना ऐसी कोई बात नहीं, हम अपोजिशन में थे और अपोजिशन में ही रहेंगे। चलें बैरिस्टर साहब, इसमें मेरे ख्याल से मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। मुफ्ती साहब तो पूरे भरे बैठे हुए हैं। जी काम खिलाना जरूरी था। आवाज़ नहीं मिलती यार, आपको आवाज़ नहीं आ रही थी उनकी। मुफ्ती साहब जरा दोहरा दे, अब आप सुन रहे हैं ना, जरा लुबे लुबाब जरा दोहरा दें, मैं आपकी आवाज़ में सुनाना चाहती हूँ बैरिस्टर वकील साहब ताकि जवाब दे सकें। मैं इनको समझा दूं। जी आप क्या कह रहे थे? आप गिले शिकवे कह रहे थे ना कि आपको आपका हाफजा कमजोर नहीं होना चाहिए। 2018 के इंतखाबात के अंदर भी इन्होंने मुदाखलत की और 2024 के इंतखाबात, अगर ये मुदाखलत नहीं करते, अपने काम से काम रखें, तो ये तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, एतराज़ नहीं। लेकिन जब वो बादशाह बनते हैं या खुद आते हैं डिक्टेटर बनकर, या ये कि वो इस तरह मुदाखलत करते हैं, नताइज तब्दील करते हैं, फिर तो हमसे शिकायत होगी। अब उन्होंने एक बड़े मुल्ज़िम को पकड़ लिया जिसका नाम फैज़ हमीद है। तो नहीं देखिए मुफ्ती साहब ऐसी बात ना करें, आप लोगों ने भी यादगार धरना दिया था, फिर मुझे याद है वहाँ पे जितने भी लोग थे झूले शूले लेके वापस चले गए और आपने कहा खाली हाथ नहीं लौटे, और आज तक मुझे तो पता नहीं चला कि उन हाथों में क्या लेके लौटे थे, ना आप लोगों ने बताया ना दिखाया। लेकिन फिर मुज़ाकरात आपके किससे हुए थे, जरा ये बता दें मुझे। तो हमारे धरने के नतीजे में इमरान खान नहीं, आपके मुज़ाकरात किससे हुए थे ये बताएं। मुज़ाकरात किससे हुए थे आपको नहीं? यकीन दहानी किसने करवाई थी? उन शख्सियत का नाम क्या था? चौधरी शजाद हुसैन। अच्छा आपको नहीं पता? चलें आप कहते तो मान लेते। जी बैरिस्टर वकील चले ठीक है जी बिल्कुल। जो बात की देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो ज़बान ज़दे आम बात थी और आज उसका वो खमियाजा भी भुगत रहे हैं। जिन्होंने हैंड होल्डिंग की, जिन्होंने असिस्ट किया, जिन्होंने सहूलतकारी की 18 के इलेक्शन में भी और उससे पहले जिन्होंने लॉन्च किया, वो एक तमाम तर कड़ी और वो चेन चलती आ रही है। अब ऑब्वियसली उसमें जो उनके मामला थे और वो था, अब एक कड़ा एहतसाब शुरू हो गया है, तो मेरे ख्याल से इस पे बात करना बनता नहीं है। बिकॉज और अगर एहतसाब ना होता और इस मामले बिल्कुल, और हमने इदारे का नाम तो नहीं लिया, हमने तो और बिल्कुल ये भी साथ थे कि हमने उन कैरेक्टर्स का नाम लिया जो उस इदारे में, उस इदारे की इज्जत के ऊपर भी एक धब्बे की तरह, दाग की तरह जो है वो मानद थे और नज़र आ रहे थे। और आज एहतसाब इसीलिए हो रहा है, वो इदारा भी अगर किसी एक शख्स ने उस इदारे की इज्जत को, हाँ बिल्कुल, इदारे की इज्जत पे आंच आने दी है, तो उसके लिए एग्जाम्पल सेट होना ज़रूरी है। ठीक है जी आज़ाद साहब। मेरी ज़ाती राय में ये तो बड़ा ऐसा इकदाम है कि अगर पाक फ़ौज के अंदर एहतसाब हो रहा है तो मैं हर इदारे के अंदर एहतसाब का कायल हूँ, और काले कोट वाले हमेशा इस चीज़ का मुतालबा करते रहे और आज भी हमारा ये मुतालबा है कि एहतसाब अगर हो तो फिर आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है उसके ट्रू सेंस में, स्ट्रिक्टो सेंस हो, उसको अप्लाई किया जाए। और वो जैसे उसके अंदर लिखा गया है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नोबडी इज अबव द लॉ। तो पिक एंड चूज नहीं करना, फिर जो गिल्टी है सब का एहतसाब हो कौम के सामने और कौम देख के, और हर इदारे के अंदर जिसने भी गलत काम किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी ने एक्ट किया है, किसी की इंटरफेरेंस है, तो उसके हवाले से हर इदारे को उसका एहतसाब करना है। दूसरी बात ये है, आप एक मिनट आप ओपन ट्रायल की बात कर रहे हैं? नहीं, ओपन या खुफिया की बात नहीं कर रहा। देखिए जो आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल होता है वो तो डेफिनेटली आपको पता है कि वहाँ होता है, वो ओपन ट्रायल नहीं होता। तो जो सिविलियन का होता है वो ओपन ट्रायल होता है। लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ, जब आप दूसरी बात कर रहे हैं। लेकिन जो सोल्जर है उसके लिए आर्मी एक्ट 1952 जो है उसका सेक्शन शायद 25 है, उसके तहत जितने भी सोल्जर्स हैं या ऑफिसर्स हैं या जर्नैल हैं उनका कोर्ट मार्शल। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ था। मेरी इसमें एक मैं रेफर करता हूँ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 337,
मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब उसमें पिटिशनर थे, जिसके अंदर आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D जो है उसको अल्ट्रा वायरी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो सिविलियन है उसका ट्रायल आर्मी कोर्ट में उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने इसको आल दो कि वो सुप्रीम कोर्ट में सस्पेंडेड बाय विर्चू ऑफ रिव्यू ऑफ दैट जजमेंट। याद करो इमरान खान के दौर में हुआ था, मुझे ना इमरान खान से गर्ज है, 3 लोगों को सजाए मौत तक हुई थी, गर्ज है ना आसिफ जरदारी से गर्ज है। मैंने जजमेंट रेफर की, मैं आपको कैसे बता रही कि ये हो चुका है, सजाएं भी हुई हैं और सजाए मौत भी हुई है। अगर मैं गलत 3 लोगों को शायद सजाए मौत नहीं, उसमें देखें उसमें जो हुई थी ना वो स्पेशल एक एक्ट था पार्लियामेंट का जिसमें एपीएस के लिए एपीएस का जो मामला था उसकी हद तक बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन वो ट्रायल हुए थे। लेकिन मैं अभी जो लेटेस्ट जजमेंट 2024 की बात कर रहा हूँ, पीएलडी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, 337 की बात कर रहा हूँ, बाय विर्चू ऑफ दैट सिविलियन का ट्रायल आर्मी कोर्ट में नहीं हो सकता, उसका वहां पे ट्रायल नहीं हो सकता। जो सोल्जर है ऑफिसर्स हैं वो वहां पे हो सकता है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात कर रहा हूं। आप भी तो बैरिस्टर है ना, सियासतदान भी हैं, कानून को भी समझते हैं, आपकी क्या राय है? अभी जब ये चैलेंज हुआ है और स्टे दिया हुआ है अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने, सस्पेंड हुआ, ऑब्वियसली सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बाय वर्च्यू ऑफ, अगर आप एपीएस की मिसाल दे रहे हैं तो मैंने एपीएस से कई बड़ा सानिया 9 मई का था। देखें एपीएस भी छोटा सानिया नहीं था, लेकिन उसको अगर दोनों को देखें तो दोनों अपनी अपनी मुनफरिद जो उनकी हैसियत है, बड़ा छोटा नहीं, एपीएस भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, और 9 मई भी बहुत बड़ा सानिया था। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन तो ड्रॉ हो ही नहीं सकता, लेकिन दोनों बहुत बड़े सानिया हैं। और इस मुल्क के साथ देखें ऑब्वियसली वो भी मासूम बच्चों का वहाँ पे, और उसके साथ यहाँ पे भी आप देखें जो फौजी तंसीबात हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन से शोदा की जो जगह हैं, जो शोदा के मुजस्मे हैं, जो शोदा की आरामगाहें उनकी कितनी दिलआज़ारी हुई। बिल्कुल, तो ये इस चीज का तो देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस आप नहीं कर सकते। चलिए मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा बैरिस्टर अकील साहब, 8 सितंबर को जलसा, पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि हम हर हाल में करेंगे। कल अहमद ओवैसा में सब मौजूद थे, उन्होंने कहा हर हाल में हम जलसा करेंगे, हमें इजाज़त मिले या ना मिले। अब जारी बात है इजाज़त अगर नहीं मिल रही, जो कि नहीं मिल रही, और फिर उसके बाद ऐसा बिल के जी जलसे पर अगर बगैर इजाज़त के जलसा करेंगे तो 3 साल तक आपको अंदर जाना पड़ सकता है। तो आपके मुखालिफिन ये कह रहे हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि आप लोग उनसे डर रहे हैं। तो अक्सर भाई ये कतई ऐसी बात नहीं है, और इस तरह का जो कहा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक गलत तासुर दिया जा रहा है कि शायद हुकूमत को खौफ है, कोई ऐसी बात है बिल्कुल कतई नहीं है। इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि सेनेट से और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से ये मूव हुआ है, ये पास हुआ है। अभी नेशनल असम्बली जिसका मैं ऑनरेबल मेंबर हूँ, अभी तक वहाँ पे ये बिल नहीं आया और वहाँ पे इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई। जब वहाँ पे आएगा तब इसको देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इनका पिछला जो जलसा कैंसिल हुआ वो सिक्योरिटी की पेश नज़र हुआ। ये जितना शुगर कोट कर लें, जितना इसको कहें कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता किया और ब्रेक थ्रू हो गया और ये हो गया और वो हो गया, कोई ब्रेक थ्रू नहीं था। अच्छा। कोई कुछ नहीं था। मैंने ही वो खबर ब्रेक की थी और आपको याद होगा मैंने ही कहा था कि गवर्नमेंट ने रब्ता किया, और रब्ता इनके सीएम अली अमीन गंडापुर साहब से हुआ था, और रब्ता उन्हीं से ही हुआ था। और उनको जब उन्होंने फिर रब्ता बानी पीटीआई से किया और उन्होंने कहा कि मुझे अश्योरेंस चाहिए तो ये आज़म सवाती को भिजवा दें, और वो उन्होंने जाके तमाम तर खदो ख्याल उसके बयान किए। फिर जलसा कैंसिल हुआ। शायद ये समझ रहे थे कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं और व्हाट्सोएवर, लेकिन ना तो ऐसी कोई बात थी, ना कोई ऐसी अपना रंग दे दिया। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर साहब जो बात है 8 तारीख का जलसा, अब वेन्यू चेंज की जहाँ पे बात आती है वो तो आप देखें कि वेन्यू चेंज इनका तरनौल से शायद अब संजानी हो रहा है, और ये ख़ुद भी इस बात को कह रहे हैं कि शायद वेन्यू चेंज हो रहा है। ये अपने लोग खुद नहीं निकाल सकते। लोग इतने मायूस हो चुके हैं इस 3 दफ़ा के जलसा कैंसिल होने पे, और स्पेशली 22 अगस्त से ये लेके गए अब 8 सितंबर, और जो 27 अगस्त को लाहौर में होना था वो 22 सितंबर पे ले गए। ये तारीखों पे तारीखें दी जा रही हैं। जलसा ये बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, 8 सितंबर को जलसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिल भी जाए, और इजाज़त हमने दी हुई है, 40 के 40 नुकात हैं, चेंज ऑफ वेन्यू है। नहीं, वो तो आपके नुकात मान ही नहीं रहे। फिर नुकात नहीं मानेंगे तो इजाज़त नहीं, शराइत नहीं मानेंगे तो कैसे इजाज़त दे दें? वही तो कह रही हूँ, आईन में ये आप इनसे भी पूछ लें, आईन में
पीसफुल प्रोटेस्ट और पीसफुल असेंबली का राइट है, लेकिन मेरी सुन लें, लेकिन वो सब्जेक्ट टू लॉ है और वो रेगुलेटेड है। जब आपको आइन ये हक देता है कि आप अपना आज़ादी इज़हार राय या पीसफुल असेंबली ये कर सकते हैं, ये हुकूमत की भी आइनी जिम्मेदारी है कि अमनो अमान की जो सूरत हाल है उसको भी बरकरार रखे। तो ये दोनों जो हैं एक बैलेंसिंग एक्ट होगा। ये इंतशारी टोले को अगर कहा जाए कि यहाँ पे आके जो है ये इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद की आउटर स्कर्ट्स में जो अजाब ये बरपा पहले 25 मई 2022 को कर चुके हैं, फिर उसके बाद 9 मई 2023 भी आपने देखा, तो क्या गारंटीज हैं ये वही नहीं करेंगे। आप ही के शो पे गालिबन आके कहा ये भी गया आप लोगों ने तो इनसे माफी का भी मुतालबा किया ना आपकी, वो तो पहला मुतालबा है। वो तो देखे ना, वो तो TORs में सबसे पहली शिक ही वो है कि आप दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे आपसे चले हो गया एक इतना बड़ा सान्या, दानिस्ता तौर पे किया या गैर दानिस्ता तौर पे किया, उसकी हमसे नहीं, हुकूमत से नहीं, कौन से माफ़ी मांगे? शोहदा से माफ़ी मांगे। माफ़ी इनको मांगनी चाहिए ना। देखें, ये तो मेरे मुतलका सवाल ही नहीं है कि वो माफ़ी मांगे या ना मांगे, ये तो एक पॉलिटिकल इनकी भी डिमांड है और उनका पॉलिटिकल स्टांस है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं जो पहले आपने सवाल किया मैं उस पर बात करूँगा। आर्टिकल 15 अच्छा 9 मई के जो किरदार है उनका ट्रायल नहीं हो रहा, उनको सज़ा नहीं दी जा रही है, 1.25 साल हो गया है, ये तो आपका सब्जेक्ट है। अच्छा चलिए इस पे मैं बात करता हूँ, दोनों पे आप मुझे आपने बात करनी है। ठीक है, जहाँ तक आप 9 मई का बात करते तो जो कानून शहादत का आर्टिकल 117 है वो ये कहता है कि जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा तो उसको प्रूव करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है उसको हम अपनी लीगल ज़बान में कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। तो वो स्टेट और प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी। FIR किसने करवाई? सरकार ने करवाई। वहाँ पे प्रोसिक्यूशन बैठी, आपके पास एविडेंस है, अगर नहीं फैसले हो रहे तो ये किसका कसूर है, किसकी गलती है? ये फॉल्ट है ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये फॉल्ट है ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट कि उनके पास एविडेंस है, अदालतों में लाएं। आपने रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC दाखिल कर दी, शहादतें लाएं उनके खिलाफ और उनको सजा करवाएं। अगर शहादत नहीं होगी तो कोर्ट उनको बरी कर देगी, क्यों? कोर्ट अपने पास है तो सजाएं नहीं दे सकती। इसका तो आंसर ये है। अच्छा, दूसरा जहाँ पे आपने यहाँ पे जलसे की बात की उस पे आर्टिकल 15, 16 और 17 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हर पॉलिटिकल पार्टी का है, लेकिन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ। आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको बिल्कुल बैन कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ना आइन इसकी इजाज़त देता है, ना कानून इसकी इजाज़त। आज़ादियाँ कानून भी देता है, आइन भी देता है। आप लोगों को आज़ादी दें, लेकिन लोगों के ऊपर आप ये तो ना करें। आपके नाम में भी आजाद आता है ना, ठहरे, तो मैं हूं भी आजाद। हाँ, तो इतने अब आप थोड़े लिमिट में आजाद है ना, वो अब बाउंड्री क्रॉस करके आजाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत आजाद हूं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आजाद हूं, जो मुझे इजाजत देता है और का नाम। मैं आपकी तारीफ ही कर रही थी कि आप उतने आजाद नहीं ना, इसको मादर पिदर आजाद कह देते हैं, इतने आजाद है कि अपनी बाउंड्री नहीं पता। फिर आप लोग हुकूमत के साथ जा रहे हैं, ऑपोजिशन में ही होंगे? क्योंकि जिस तरह की तकरीर थी उससे बॉडी लैंग्वेज से तो कुछ और ही समझ आ रहा था। नहीं, बॉडी लैंग्वेज तो हमने इसलिए तब्दील किया कि हमारी बात मानी गई और एहतसाब का अमल शुरू हो गया जिस इदारे से हमें शिकायत थी। तो हम तो संजीदा लोग हैं, थोड़ा उनका मौका देंगे। बाकी अगर हम हुकूमत के साथ जाएंगे। अच्छा, जरदारी साहब की तो मुलाकात हुई थी, तो मैंने कौन था PTI पीपल्स पार्टी से, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 2 दोस्तों की मुलाकात थी। कमर जमान कायरा साहब थे मेरे साथ प्रोग्राम में, तो मैंने कहा कोई सियासी मुलाकात थी? उन्होंने कहा नहीं, 2 दोस्तों की मुलाकात थी। तो फिर मुलाकात रंग ले आई, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। देखें, हमने तो अपोजिशन नहीं छोड़ी ना। इस वक्त अपोजिशन छोड़ के हुकूमत जाना ये सियासी खुदकुशी है। हम सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे। अच्छा, यानी बैरिस्टर साहब आप लोगों को ज्वाइन करना खुदकुशी के मुतरादिफ हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी फिल वक्त कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया इस पैराए में, लेकिन एक बड़ी मानी खेज बात है। लेकिन ये चांसेस है कि आप लोग कोशिश करेंगे कि मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अगर आप देखें तो जो इनकी PTI की टीम या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले गए थे, उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि हम इशू टू इशू चलेंगे। लेकिन जब सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की उनसे मुलाकात हुई तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे वक्त दरकार है ना, थिंक अबाउट इट। वो थिंक थ्रू करेंगे और उनका राइट है, बिकॉज वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो ऐवान में भी मौजूद हैं, वो सेनेट में भी मौजूद हैं, वो पार्लियामान में मौजूद हैं, नेशनल असम्बली। लेकिन ऑब्वियसली उनको देखना है अपना पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल जो भी उनका बेनिफिट है या लॉस है, वो उसकी चीज़ को देखेंगे। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा,
उन्होंने कहा ये फ़ैसले अब पार्लियामान ने करने हैं और इस मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामान जो हैं इनको मुत्तहिद होना पड़ेगा। और एक जो और उन्होंने बात की जो सबसे इंटरेस्टिंग थी और उसको ज़रूर आप फोकस करके देखें कि उन्होंने कहा कि मुल्क की हालात नहीं हैं और मुल्क की अगर ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसा फ़ैसला मुल्क के जो है उस हवाले से मुझे करना पड़ा तो दैन मैं मुल्क के लिए तमाम तर वो मुश्किल फ़ैसले भी करूँगा जो शायद मुझे ना करना पड़े। ठीक है मुफ्ती साहब, फिर जलसे में तो आप लोग शिरकत नहीं ना करेंगे, ज़ाहिर बात है, आपको दावत भी मिले तो। नहीं, हमारे बाहर की एजुटेशन एक साथ नहीं है ना। हाँ। हमारे जलसे में वो नहीं आते और हम उनके जलसे में नहीं जाते। उसकी भी एक प्रॉपर वजह मौजूद है। हम 15 साल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे ना। ठीक है। तो हमारे कारपोरेट में दूरियां ज्यादा है। अब हम इसलिए समझते हैं कि अगर हम एजुकेशन को एक साथ रखें तो हो सकता है कारकुन आपस में दस्तों गरेबान हो, कुछ जगह गंसाई का जरिया हो। तो बेहतर ये अपने तौर पर प्रेशर डालें हुकूमत पर और PTI वाले अपने तौर पर, जब दोनों तरफ से हम इनको एंगेज करेंगे तो ज्यादा मौसर रहेगा बनस्बत इसके कि एक तरफ से। सर ऐसी भी एक बात खबर गर्दिश करती रही कि मौलाना साहब ने 2 सेनेटर्स के लिए गालिबन ताउन मांगा था PTI से, जब बात नहीं बनी तो वो ज्यादा नाराज हो गए। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसको तो आप जानती हैं, इसमें कुछ पॉइंट आपसे बच जाते हैं। तो ये वाहिद वोट है जो काबिल इंतकाल होता है कि अगर मेरे पॉइंट पूरे हो गए तो मैं दूसरी तरजीह देता हूँ फलां को, A को या B को या C को। इस तरह आप दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। तो हमारा ये ख्याल था कि पैनल हमारे एक साथ बन जाएं, हमारे बचे हुए पॉइंट PTI के लोगों को जाएं और PTI के बचे हुए पॉइंट हुकूमत को न जाएं, हमें आ जाएं। ये एक ऐसी किस्म की बात थी, वरना आपको पता है हम अपने क़ुव्वत इंतखाब से ज़्यादा कोई मुतालबा नहीं कर सकते। अगर आपकी इस किस्म की शराइत ये हुकूमत मान लेती है तो फिर आप हुकूमत का भी साथ देंगे भरपूर? नहीं, अगर इन्होंने मान लिया तो उसी वक्त मान लिया, यानी सेनेट के अंदर कोई बात हो गई, अच्छा। यानी एक इशू आ गया। लेकिन हमारा नहीं ख्याल कि हम हुकूमत में कतान नहीं जा रहे हैं, कतान नहीं। आपको बार बार कह रहा हूँ, आप समझती नहीं है, कतान नहीं, ये सियासी खुदकुशी है। जी बैरिस्टर साहब देखिए बिल्कुल बात ये है कि आप लोग बार बार कह के मैंने सियासतदान यूटर्न ले लेते, इसलिए मैंने कहा बार बार पूछना था कि जब यूटर्न है तो मैं ये वाला क्लिप संभाल के रखूं, चला दूं। जी बैरिस्टर देखिए जितने लोग जिन्होंने मैंने आप पहले भी आपके शो में किया कि जिन लोगों ने यहाँ पे ओथ लिया इस ऐवान का मेंबर होने के नाते, जिन लोगों ने यहाँ पे वोटें दी वज़ीर आज़म को, डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर को, सदर पाकिस्तान को, तो वो तमाम तर प्रोसीडिंग्स में और इस ऐवान में ही बैठे हैं। अगर इस ऐवान को जाली कहा जा रहा है तो देन क्यों इस ऐवान के में बैठा जा रहा है, या क्यों इस ऐवान के अगर दूसरे मेंबर्स को नहीं माना जा रहा? एक्सेप्टेबिलिटी तो आज 6 माह हो गए, इस ऐवान की एक्सेप्टेबिलिटी है, इस ऐवान की लेजिटिमेसी के ऊपर नहीं है कोई बात। और मौलाना साहब ने खुद कहा कोई 45 वाला हो, कोई 47 वाला हो, तो मुफ्ती साहब बिल्कुल कहें, लेकिन क्या ये उनकी स्टेटमेंट नहीं है? तो इस ऐवान को तो सारे मानते हैं। जी मैं इनको इशारा करता हूँ कि आपने तो सिविक्स पढ़ी है, रियासत और चीज़ है, पार्लियामेंट और चीज़ है, हुकूमत और चीज़ है। हम क्यों बैठे हैं यहाँ? ज़रा आवाज़, जिन लोगों को आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, जिन तक हम आवाज़ सुनाते हैं वो हमारे पंजाबी में कहते हैं वो डोरे होते हैं। तो अगर हम पार्लियामेंट से बाहर निकलेंगे तो उनको आवाज़ नहीं सुनाई दी जाएगी। हम पार्लियामेंट में इसलिए कि उन तक अपनी बात पहुँचाएं। लेकिन अच्छा, ये यानी आपने बड़ा स्मार्ट मूव किया है ये। हाँ, और पार्लियामेंट का वजूद तो है, अब गलत है सही है वो तो है, इसको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? जमहूरियत को छोड़कर तो हम नहीं जाएंगे मार्शल्लाह की तरफ। तो हम जमहूरियत का पता भी करेंगे, पार्लियामेंट का गेट भी पूछेंगे, रास्ता भी पूछेंगे, और जाकर वहाँ पर उनके सामने कहेंगे कि आपका ये फैसला गलत है, ये तो हमारा हक है, इसका ताना तो हमें न दिया जाए। जी रियासत रियाज साहब देखें जी, मैं तो वैसे आपका नाम बड़ा वजनी, रियासत भी आता है इसमें, आज़ाद भी आता है, लेकिन इसमें अली भी आता है। इसको मैं अगर कहूँ कि रियासत भी है, आज़ाद भी है और अली की है तो कितनी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। ठीक है, बात यह है कि देखें इस मुल्क के अंदर जब तक इदारे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, फ़ौज अपना काम नहीं करती, सियासतदान अपना काम नहीं करते, अदलिया अपना काम नहीं करती, जब तक
एक इदारा दूसरे इदारे के अंदर इंटरफेरेंस करेगा, ट्रांसग्रेस करेगा, ना जमहूरियत आपकी ठीक हो सकती, ना मईशत ठीक हो सकती, ना आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ आ सकता है, ना इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है आपका इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो सकता है। डेमोक्रेसी तो है ही लोगों की वोट से, जब लोगों का उसके ऊपर से ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर वो कौन सी जमहूरियत होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, हमारी जमहूरियत भी ठीक हो जाए, तो पहले हमें अपना एहतसाब करना है। मुझे ये करना है कि डॉक्टर का काम करे, डॉक्टर इंजीनियर का काम ना करे, इंजीनियर वकील का काम ना करे। हर शख्स को अपना काम करना है, नेक नीति ईमानदारी से करना है और करप्शन को सूर और खंजीर समझना है, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। तो इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की भी करेगा और इस मुल्क को आगे जाने से कोई दुनिया की ताकत रोक भी नहीं सकती। ठीक है जी। बैरिस्टर साहब, साद रफ़ीक साहब ने बयान दिया कि जी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा, अभी तक एक गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। हम ऑन रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ दोस्तों से बात करते हैं, तो आपकी पार्टी में से भी कुछ लोग मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं, और पीटीआई वालों की तो बॉडी लैंग्वेज आपको पता है कि बड़ी स्टबन है। वो तो कहते हैं कि भाई हम मुज़ाकरात नून लीग से करना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग मतलब टीवी पर आकर बयान ऐसे देते हैं कि वो स्मार्ट मूवी लग रहा होता है, रंगबाजी कह लें आम अल्फाज में, कि कैमरे से हट के कुछ और जवाब देते हैं साथियों को। बड़ा क्लियर जवाब देते हैं। कैमरे पे नहीं, मैंने रंगबाजी का सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, अब मैंने 2 नंबरी नहीं बोला, मैंने थोड़ा लिहाज कर लिया कि आप कैमरे से हट के कोई और बात करते हैं साथियों से, कैमरे पे आके कोई और बात कर देते हैं। ये बेसिकली मुज़ाकरात चाहता कौन नहीं है आप लोगों में से? देखें, मेरे ख्याल से तमाम तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें, मैं तो अपनी जमात की रिप्रेजेंटेशन करूँगा, उसमें वाज़े तौर पे है कि हमारा एक ही मौक़िफ़ है। राना साहब की भी आज स्टेटमेंट आई जो इन टॉक्स को लीड कर रहे हैं, और अचकज़ई साहब के साथ किसी इंतशारी टोले से बात नहीं होगी। 9 मई में मुलव्वस जो लोग हैं या जिन्होंने 9 मई किया उनसे बात नहीं होगी। बात होगी तो पॉलिटिकल पार्टी से होगी जो पार्लियामान में मौजूद हैं उनसे होगी। और जो बात की जा रही है कि शायद पार्टी में बड़ा अभाम पाया जाता है या कोई कन्फ्यूजन है, सबसे पहली जो डिमांड है वो मुज़ाकरात इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं, लेकिन डायरेक्ट टॉक्स के लिए ये ज़रूरी है कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे अगर ये 9 मई वाला एक बड़ा दिलखरेश वाक़या इनसे हो चुका तो ये इसकी माफ़ी मांगे। और माफ़ी अगेन मैं कहूँगा हमसे नहीं, ये कौम से माफ़ी मांगे, क्योंकि हम टॉक्स का दरवाज़ा तब तक नहीं होगा जब तक डायरेक्ट टॉक्स का, इनडायरेक्ट टॉक्स चलेंगी और वो होंगी, क्योंकि उन्होंने मैंडेट दिया है अचकज़ई साहब को। ठीक है, डायरेक्ट टॉक्स का दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक 9 मई के ऊपर ये अफसोस नहीं करेंगे, ये माफ़ी नहीं मांगेंगे और कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक डायरेक्ट टॉक्स का रास्ता नहीं। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा और गालिबन आपका भी ये उन्होंने कहा कि स्याह सबाक से हट के मेरी स्टेटमेंट चलाई जा रही है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई गैर मशरूत मुज़ाकरात की जो है पेशकश की हो या कहा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अच्छा, ये खबर तो ये भी चल रही है कि साद रफ़ीक साहब के नाम से, कि साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब से बातचीत करेंगे, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हमारी तमाम पार्टी बड़ी क्लियर है, ये खबर चले, ठीक है, आपने क्लियर कर दिया, चलिए आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, एक और चीज़ कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा और आपने भी गालिबन ने कहा है कि जो इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन तरीके साहब, उनका केस अब ये मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है। और वो जो बानी पीटीआई हैं वो जो कह रहे हैं जी उन्हें फंसाने के लिए फैज़ उम्मीद साहब को पकड़ा गया, ये तो इल्ज़ामात हैं। देखें, अब ये जैसे जैसे तमाम तरह यानी बानी पीटीआई को अपना आगे फ्यूचर नज़र आ रहा है कि क्या होने जा रहा है, उनका ब्लीक ही नज़र आ रहा है, तो इसलिए इस तरह की बयान दे रहे हैं। तमाम तरह सबूतों को देखें जो कौम के सामने है, मैं ये नहीं कह रहा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इकट्ठे किए हैं, जो सबूत अवाम के और कौम के सामने जिस तरह का एक नेक्सस है वो आपके सामने है। लेकिन एक बात ये जरूर है, ये अभी हमने डिस्कशन की इस जजमेंट के ऊपर भी कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, ये कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन एग्जिस्ट करती है आर्मी एक्ट के तहत भी और सीआरपीसी के तहत भी, और ये डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। मुझे आपका भी कमेंट चाहिए। ठीक है, ये कंकरेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए कि वो स्पेशल लॉ है और सीआरपीसी जर्नल लॉ है। जहाँ पे स्पेशल लॉ और जर्नल लॉ आमने सामने हो या उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है, और वो चूंकि एक्सक्लूसिवली आर्मी पर्सनल के लिए, तो वहाँ पे आर्मी के जो लोग मुल्ज़मान है जिनके ऊपर केसेस है उनका ट्रायल होगा, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन उस पर 549 सीआरपीसी का क्या करेंगे? देखें ना, 549
देखिए मैं या आर्टिकल सेक्शन 94 95 आर्मी एक्ट का क्या करेंगे? मेरी गुजारिश सुन ले, मैं दो बातें कर रहा हूँ। जो सब्सटेंटिव लॉ आर्मी एक्ट 1952 है और सीआरपीसी है, ट्रायल वहां पे भी होना तो फिर सीआरपीसी के तहत चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या एज्यूम नहीं कर सकते जुरिस्डिक्शन? मैं वैसे कह रहा हूँ, वैसे तो मैं ये बात कर रहा हूँ कंकरेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है कि सिविलियन का ट्रायल वहां पे भी हो सकता है। यहाँ ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2024 आ गई। आप नहीं, ये मुझे बताएं कि जब वो अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको एस्यूम कर लेता है जुरिस्डिक्शन उन प्रोसीडिंग्स पे, अगर वो चल रही हैं तो उसमें फिर क्या होगा? मगर लेजिस्लेशन आपको अख्तियार देती है, एज्यूम नहीं किया जा सकता। जो आर्मी एक्ट आपको जो अख्तियार देगा वो कर सकता, उससे बाहर जाके एज्यूम नहीं कर सकता। उसके अंदर जो उसको अख्तियार दिया गया, माहिर कानून बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, इसमें कोई बात नहीं कर रही ना, ऑब्वियसली ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। मैं तो आप लोगों से समझना चाह रही हूं कानून को, लेकिन कानून में गुंजाइश मौजूद है। ये जो आप पीटीआई वाले बार-बार कहते हैं 30-31 अक्टूबर तक आप लोगों का बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है, आप लोग जा रहे हैं, ये क्या कहानी है? आपने गलत तारीख सुनी है, वो 32 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी मुफ्ती साहब, फिर 32 अक्टूबर आएगा कैलेंडर में? फिलहाल तो हमारे यहाँ 3 कैलेंडर है ना, हिजरी और ईसवी और बकरवी, इन तीनों में तो 32 नहीं है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।